exchange, for foreign exchange and balance of payment, how we'll be covering things is कि सबसे पहले उतना ही पार्ट देखेंगे जितना क्लास 12th में आपको करवाया गया था। सिर्फ उतना ही पार्ट देखना है जो स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नथिंग मोर देन दैट अभी के लिए, नथिंग लेस देन दैट। जो सेकंड फेज होगा वो सेकंड फेज में वील बी डूइंग सम ऑफ द वैल्यू एडेड पोर्शन। ऑल्दो डीयू ने बोला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने बोला है कि that value added portion will not be counted. That value added portion will not be a part of the syllabus. But let's not trust them. थोड़ा बहुत ही, बट ज्यादा नहीं। जितना हमें लगे कि हाँ कुछ एक्सटेंडेड पोर्शंस जो भी होंगे वो हम कवर कर लेंगे। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपके सिलेबस में नहीं था, बट मैंने वो क्लासेस में आप सबको करवाया था, सिर्फ इस हद तक का ही। एक सेकंड। सिमिलरली मैंने आपको करवाया होगा एकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस आइटम्स, वो भी आपके सिलेबस में नहीं था, बट फिर भी सैंपल पेपर में से उसमें क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो। एकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस आइटम्स, दैट वाज आल्सो नॉट इन दी सिलेबस, बट सैंपल पेपर में उन्होंने पूछा। तो वैसे ही बिगिनिंग विद फॉरेन एक्सचेंज इन बीओपी आप सबने पढ़ा है। मैंने कहा था रिवाइज करने को, क्योंकि थोड़ा सा क्विक रहेंगे हम। जहाँ कोई डाउट है प्लीज बता देना। And starting with foreign exchange, सबसे पहले what is the meaning of foreign exchange? 119 में लिखूंगा, खत्म करूंगा। All the currencies other than the domestic currency is called foreign exchange. Foreign exchange का दूसरा नाम forex. Multiple choice questions में how they will play you around is कि वो foreign exchange से question पूछेंगे, what do you mean by foreign exchange? And one of the options would be all the currencies other than the Indian rupees foreign exchange, और किसी एक ऑप्शन में ये पूरा डेफिनेशन दे दिया जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मोर करेक्ट ऑप्शन, यू विल गो विद ऑप्शन ए। इंडियन रुपी एक एग्जांपल हो गया बस, बट डेफिनेशन इज दिस ओनली, that all the currencies other than the domestic currency is called the foreign exchange. We are done with the definition of foreign exchange. Then foreign exchange rate. Foreign exchange rate क्या था? Value of foreign currency in terms of domestic currency, या फिर एक दूसरा तरीका जिससे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को, डोमेस्टिक करेंसी sacrificed in order to gain 1 unit of foreign exchange. ये हो गया दूसरा मीनिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट का। क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट? ₹70 पर डॉलर। कितनी मुझे डोमेस्टिक करेंसी सैक्रिफाइस करनी है $1 परचेज करने के लिए? दैट इज ₹70 पर डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन क्लियर, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डेफिनेशन क्लियर। यू नाउ मूव ऑन टू द रीजंस फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब भी डिमांड की बात आएगी, आर वी रेफरिंग टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? भूमिका एक बार रिपीट करना। When we are talking about demand of foreign exchange, are we referring to the inflow of foreign exchange or outflow of foreign exchange? So inflow. Okay.
Ashmita, what are we referring to? Inflow or outflow? Just confirming. Dipanshi, what is demand, inflow or outflow? Sir, it's outflow. Okay, Saurya, inflow है या outflow है ये? Outflow. Outflow, correct. Good guess, Saurya. So demand of foreign exchange is outflow of foreign exchange, supply of foreign exchange is inflow of foreign exchange. फटाफट से समझिए कि डिमांड का मतलब आउटफ्लो क्यों है। आपको अगर बाहर जाना है, किसी कंट्री में ट्रैवल करने जाना है, तो आप उस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स के पास गए कि मुझे यूएस जाना है पढ़ने के लिए, आपके पेरेंट्स ने आपको रुपीस दे दिए, आप वो रुपीस लेके गए एक एक्सचेंज बैंक के पास, एक्सचेंज बैंक वालों को आपने रुपीस दिए, उन्होंने आपको रिटर्न में डॉलर्स दिए, और यही डॉलर्स लेके आप यूएस चले गए। तो आपने एक्सचेंज बैंक से डॉलर का डिमांड किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली, माइंड माय वर्ड्स, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज का इंडिया से आउटफ्लो हो गया। तो जब आप डिमांड करते हो फॉरेन एक्सचेंज, क्यों करते हो? आप दूसरी कंट्री में खर्चने के लिए फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करते हो। आपने डॉलर की डिमांड करी, इंडिया में खर्च करने के लिए नहीं करी, आपने यूएस में खर्च करने के लिए वो डिमांड करी। डिमांड वुड ऑलवेज मीन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ सी द रीजंस फॉर डिमांड। ये थोड़े से अलग होंगे जो हमने क्लास 12 में पढ़े थे, बस उसका एक दो पार्ट्स में एक्सटेंडेड वर्जन है। रीजंस फॉर डिमांड माने किन किन वजह से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से आउटफ्लो हो सकता है। फर्स्ट, आपको बाहर ट्रैवल करना है, टूरिज्म अब्रॉड। ये ऊपर मैंने टूरिज्म अब्रॉड समझाया है। अब क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से फ्रेम करूं कि आप टूरिज्म के लिए यूएस जा रहे हो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्लास 12 में कवर करवाया ऑलरेडी, कि अगर आप यूएस जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए एंड आप फॉरेन एक्सचेंज अपने साथ नहीं लेके जा रहे हो, इन दैट केस will it lead to outflow of foreign exchange or not? क्वेश्चन समझ आया? कि आप यूएस जा रहे हो टूरिज्म के लिए, बट आप इंडिया से डॉलर लेके नहीं जा रहे, आप इंडिया से रुपी लेके ही जा रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैं रुपी लेके यूएस एयरपोर्ट पहुंच गया, यूएस एयरपोर्ट में पहुंचा, यूएस एयरपोर्ट वालों को रुपी दिए, उन्होंने मुझे डॉलर दिए, इंडिया से मैं डॉलर लेके नहीं गया। विल दैट क्रिएट एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और नॉट, आदित्य? Yes, sir, it will create an outflow of foreign exchange. करेक्ट, इट विल क्रिएट एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कैसे? ये मैंने क्लास में समझा रखा है ऑलरेडी, कि अगर मैं यूएस एयरपोर्ट रुपी लेके गया, एयरपोर्ट वालों को रुपी दिए, उन्होंने मुझे डॉलर दिए, दिस इज द फर्स्ट साइकिल जो हम ऑब्जर्व करते हैं। बट पीठ पीछे क्या होता है, सेकंड स्टेज में वो एयरपोर्ट वाले कॉल करेंगे इंडिया एयरपोर्ट पे और उनको बोलेंगे कि आपका सिटीजन हमारे यहाँ आया था, हमें आपके रुपी दे गया है और हमसे हमारे डॉलर ले गया है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है। यूएस एयरपोर्ट वाले कॉल करेंगे इंडिया एयरपोर्ट पे और कहेंगे कि आपका सिटीजन आपके रुपी हमें दे गया है और हमारे डॉलर हमसे ले गया है, तो प्लीज अपने रुपीज अपने पास रखो और जो डॉलर्स आपका सिटीजन हमारे से लेके गया वो हमें वापस करें। तो ये क्या हो गया, अगेन आउटफ्लो। आपकी इस ट्रांजैक्शन की वजह से ये ट्रांजैक्शन हुई, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन होती ही ना। एक और
मॉडिफिकेशन इसी क्वेश्चन में करके देखते हैं। लेट्स से मैं यूएस गया रुपी लेके, लेकिन मैंने एयरपोर्ट पे रुपी एक्सचेंज नहीं करवाया। मैंने एयरपोर्ट पे रुपी को एक्सचेंज नहीं कराया। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। एयरपोर्ट से बाहर निकल के मैं जैसे कहीं पे भी पहुंच गया, किसी भी न्यूयॉर्क की मार्केट में पहुंच गया। अब उस मार्केट में मैं किसी प्राइवेट ट्रेडर के साथ करेंसी का एक्सचेंज कर रहा हूँ। आई रिपीट, मैं किसी प्राइवेट ट्रेडर के साथ करेंसी का एक्सचेंज कर रहा हूँ। ये मैंने आपको क्लास 12 में समझाया था, बट मैंने गलत दे दिया था वहां रीजन। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आप यूएस पहुंचे, आप एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, आप न्यूयॉर्क की मार्केट में गए। न्यूयॉर्क की मार्केट में आपको कोई ट्रेडर मिला, आपने उस ट्रेडर को अब करेंसी दिया रुपी का और उससे डॉलर लिया। क्या दिस विल क्रिएट एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और नॉट? सर करेगा। दिस विल नॉट क्रिएट एन आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, मैं ऑलरेडी यूएस में हूं, मैं वहां पे ट्रेडर के साथ जो कि यूएस में ही है करेंसी का एक्सचेंज कर रहा हूं। इस केस में डॉलर का आउटफ्लो इंडिया से नहीं हुआ। ठीक है, द रिजर्व्स विल नॉट बी अफेक्टेड इन एनी मैनर। कोई डाउट? क्लियर है ये पहला केस, टूरिज्म अब्रॉड वाला। भूमिका, अस्मिता, Yes, sir. ठीक है। फर्स्ट रीजन हो गया टूरिज्म अब्रॉड। सेकंड रीजन है द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करेंगे बाहर से, तो बाहर वालों को डॉलर पे करना होगा। नॉट elaborating enough on this. Unilateral transfers, remittances, gifts, grants sent abroad. कोई आपका रिलेटिव बाहर रह रहा है, आप उसको पैसे भेज रहे हो, लेट्स से आप ही बाहर जाओगे एजुकेशन के लिए, आपको पैसे भेजे जाएंगे इंडिया से, तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? आपके पेरेंट्स एक्सचेंज बैंक पे जाके रुपीस देंगे जो कि इंडिया में है। वो एक्सचेंज बैंक यूएस के एक्सचेंज बैंक पे कन्वर्ट करके उसको डॉलर्स भेज देंगे, और उस एक्सचेंज बैंक से आपको जो यूएस में है कन्वर्ट डॉलर्स मिल जाएंगे, अगेन क्रिएटिंग एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहले 3 पॉइंट में किसी को कोई डाउट? फोर्थ है लेंडिंग्स अब्रॉड। लेंडिंग्स अब्रॉड, आप बाहर किसी कंट्री को लोन दे रहे हो, आप बाहर किसी इंडिविजुअल को लोन दे रहे हो, दैट इज लेंडिंग्स अब्रॉड। एक टर्म मैं ऐड कर रहा हूँ लेंडिंग्स अब्रॉड में। आपको पता है लोन क्या होता है, आप सबको पता है बोरोविंग्स क्या होता है। एक टर्म और है जो काफी यूज होता है, इनफैक्ट लॉ के एग्जाम्स में भी बहुत यूज होता है, सिविल्स के एग्जाम में भी बहुत यूज होता है। खैर, सिविल्स का एग्जाम तो आपके लिए बहुत दूर होगा सबके लिए। दिस टर्म इज लाइन ऑफ क्रेडिट। मैंने क्लास 12 में जरूर समझाया होगा लाइन ऑफ क्रेडिट। किसी को याद है लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? कोई आइडिया लाइन ऑफ क्रेडिट? डिफरेंस बिटवीन लोन एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। लोन एक अलग टर्म होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट एक अलग टर्म होता है। लोन होता है
कि अगर आपको ₹5 लाख का आपने लोन लिया, इसका एक प्री डिसाइडेड पर्पस है। आपने लेट्स से गाड़ी के लिए लोन लिया, तो वो प्री डिसाइडेड पर्पस है और इसीलिए आपको उसके लिए कार लोन मिलता है। इस ₹5 लाख से आपने लेट्स से ₹2 लाख खर्च दिए और 3 लाख रुपए आपके बच गए। ये 2 लाख रुपए आपने यूज किए और ये 3 लाख रुपए फिलहाल आपके अनयूज्ड है। लेकिन जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो पूरा 5 लाख पे लगेगा। जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो पूरा 5 लाख के लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? आपने 5 लाख रुपए बोरो किए, यहाँ पे पर्पस डिसाइडेड नहीं होता। आप इसको गाड़ी के लिए यूज कर सकते हो, हाउसिंग के लिए यूज कर सकते हो, पर्सनल एक्सपेंस में यूज कर सकते हो, अलग अलग मैनर्स में आप इसको यूज कर सकते हो। इसका प्री डिसाइडेड पर्पस नहीं है। लेट्स से कि आपने अलग अलग जगह पैसा खर्च किया, टोटल आपके 3 लाख रुपए खर्च हुए। आप जो इंटरेस्ट पे करोगे इस केस में वो आप 3 लाख पे करोगे। जो रिमेनिंग 2 लाख रुपए हैं वो आप रिटर्न कर सकते हो और उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है। क्लियर हुआ लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन का डिफरेंस? लोन प्राइवेट सेक्टर में यूज किया जाता है, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में भी यूज किया जाता है, बट लाइन ऑफ क्रेडिट पब्लिक सेक्टर के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे एक गवर्नमेंट दूसरी कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट देती है, लोन नहीं देती। लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में डिफरेंस क्लियर है सबको? आदित्य ब्रो क्लियर है? यस सर, क्लियर है। और कोई डाउट लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में? और क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो अब एक और टर्म हमने ऐड कर दिया, लेंडिंग्स अब्रॉड के अलावा क्या होगा? लाइन ऑफ क्रेडिट गिवन अब्रॉड। लेंडिंग्स अब्रॉड वाला पॉइंट संदीप गर्ग में नहीं है शायद, तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। फिफ्थ इज इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड वाला पॉइंट। इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड कि मैं बाहर की कंट्री में पैसा लगा रहा हूँ, दैट पैसा could be in financial markets or it could be in a physical market या physical asset market। फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाना मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करना, शेयर्स खरीदना, स्टॉक्स खरीदना, ये सब होता है फाइनेंशियल मार्केट्स। और फाइनेंशियल एसेट मार्केट हो गया कि मैं वहां पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ, गोल्ड मैंने वहां पे परचेज किया, तो ये सब हो गया फाइनेंशियल एसेट का मार्केट। बिफोर आई बिगिन विद द सप्लाई एंड द शेप ऑफ डिमांड कर्व, आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लिखा हो या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिखा हो, बात एक ही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स,
डिबेंचर्स एक्सेट्रा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस सेटअप और एनी अदर बिजनेस एंटिटी। आप उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, दैट इज आल्सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप किसी एक पुराने बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, दैट इज आल्सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर नहीं होता, लेकिन एफडीआई का एम्प्लॉयमेंट पे असर होता है। दिस suffers from instability and volatility. This is relatively more stable. Stable का मतलब क्या है? कोई बैड न्यूज आती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स झट से अपना पैसा उस कंट्री की स्टॉक मार्केट से निकाल के कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं, मीनिंग इनस्टेबिलिटी, वॉलेटिलिटी। लेकिन स्टेबल का मतलब क्या हो गया? कोई अगर रूमर आता है, कोई बैड न्यूज आती भी है, तो लोग फट से अपना बिजनेस को बंद नहीं कर देते, दे आर स्टिल देयर इन दैट। तो स्टेबिलिटी का एस्पेक्ट ज्यादा रहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। ये डिफरेंस एफआईआई और एफडीआई में क्लियर होना चाहिए आपको। कैन वी मूव अहेड? नेक्स्ट, शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं इधर दीपांशी? एक्स एक्सिस, सर ध्यान नहीं है इतना। ओके। एक्स एक्सिस पे लिखते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज की बात करी हो, लेट्स से डॉलर, और वाई एक्सिस पे लिखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई लास्ट वंस, अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आता है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? शुड आई एक्सप्लेन इट और नॉट? सर बता दो। बता दीजिए। बता। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट था लेट्स से ₹60 पर डॉलर, अब हो गया है ₹80 पर डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, जिसका मतलब क्या है? आई नीड, आई एज इन द इंडियन सिटीजन, आई नीड मोर रुपी टू बाय $1। आई नीड मोर रुपी टू बाय $1। एक डॉलर लेने के लिए पहले 60 रुपीज चाहिए थे, अब 80 रुपीज चाहिए। पहले मैं यूएस से $1 का सामान मंगवा रहा था, वो मुझे 60 रुपीज का पड़ रहा था, अब 80 का पड़ेगा। तो दिस मीन्स यूएस गुड्स बिकम एक्सपेंसिव। यूएस गुड्स हमारे लिए क्या हो गए? एक्सपेंसिव हो गए। व्हेन यूएस गुड्स वुड बिकम एक्सपेंसिव, उनकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? डिमांड फॉर यूएस गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी। जब बाहर के गुड्स हम कम मंगवाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा या कम होगा? भूमिका, सर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इम्पोर्ट कम एक्सपोर्ट पे होगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा, इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। जब मैं यूएस के गुड्स कम डिमांड करूंगा तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट इज द रीजन फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट अगर कम कर रहा हूं, देन द रीजन फॉर डिमांडिंग फॉरेन एक्सचेंज विल आल्सो फॉल। इंपोर्ट कम होने से माय डिमांड फॉर डॉलर वुड आल्सो फॉल। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होता है।
ये इनवर्स रिलेशन क्लियर है अभी सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, दिस इज द इनवर्स रिलेशन, इस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसको रिवर्स कर देंगे अगर तो वही सेम बात हो जाएगी। अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम कर रहा हूँ, आई नीड लेस रुपी टू बाय डॉलर, यूएस गुड्स मेरे लिए चीपर हो गए, यूएस गुड्स की डिमांड में ज्यादा करूंगा, इंपोर्ट ज्यादा करूंगा, और फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड भी मैं ज्यादा करूंगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वी मूव अहेड विद सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई माने की इनफ्लो, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है, इसके रीजंस डिमांड वाले ही होंगे, सबको रिवर्स कर देना है। दिस इज टूरिज्म इन इंडिया, उसमें इंपोर्ट था, यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। मैं बाहर वालों को सामान सेल कर रहा हूँ, मुझे उनकी करेंसी मिलेगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड सरप्राइजिंगली कोई भी बच्चा ये क्लास 12th में नहीं पूछता, जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरी कंट्री, मेरे पास डॉलर कैसे आएगा? मेरे पास तो रुपीज ही आएगा, डॉलर इंडिया में आएगा एक्सचेंज बैंक के पास। कोई बंदा यूएस में है, उसने इंडिया में ऑर्डर प्लेस किया, तो यूएस से इंडिया के एक्सचेंज बैंक तक डॉलर्स आएंगे। वो एक्सचेंज बैंक इंडिया के ट्रेडर को रुपीज ही देगा कन्वर्ट करके। ट्रेडर के पास हमेशा रुपीज आएगा, बट इंडिया में डॉलर लैंड करेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेन क्रिएटिंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, रेमिटांसेस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, and lastly investments made in India, इंडिया में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। all these are the reasons for supply, all these will create an inflow of foreign exchange। इस गोल्डन रूल को याद रखना है, डिमांड की बात जब भी होगी फॉरेन एक्सचेंज की, तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर जा रहा है। सप्लाई की बात होगी कभी भी, तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, जब उनसे पूछा जाता है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दे थिंक अबाउट आउटफ्लो, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वो गुड्स एंड सर्विसेज के आउटफ्लो में काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो बी वेरी केयरफुल, एग्जामिनेशन फियर में ऐसा होगा दैट दे आर टॉकिंग अबाउट डिमांड, यू आर थिंकिंग आउटफ्लो, but somehow you are thinking about outflow of goods and services, you are thinking about outflow of any other material thing। तो आउटफ्लो हमेशा फॉरेन एक्सचेंज का देखना है, इंडियन करेंसी का भी नहीं देखना है। ठीक है, रीजंस फॉर सप्लाई, आई होप दे आर क्लियर। कोई डाउट सर हो? एक दोनों में लिखा था स्पेक्यूलेशन के बारे में, तो वो समझ तो मुझे नहीं आ रहा, तो वो पढ़ना है क्या या छोड़ दूं? स्पेक्यूलेशन हाँ, दोनों में ही लिखा हुआ है। दोनों में कहा, ये डिमांड और सप्लाई वाले में? हाँ, रीजंस में हाँ, लिखा हुआ है। अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। स्पेक्यूलेशन एक्चुअली इससे लिखा है क्योंकि जहां से इन्होंने मटेरियल डिराइव किया है उस जगह पे अलाउड है स्पेक्यूलेशन, बट स्पेक्यूलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज इलीगल इन इंडिया। बट होता क्या है वो समझेंगे। मेरी सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व का शेप कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लेबल करो एक्सेस को, एक्स एक्सेस पे क्या होगा, वाई एक्सेस पे क्या होगा। तो एक्स एक्सेस पे वी हैव डॉलर्स, वाई एक्सेस पे वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रेट।
टू बी अ लिटिल मोर अप्रोप्रिएट, एक्स एक्सिस पे होता है फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर तो मैंने बस एग्जांपल के तौर पे लिया, अदरवाइज एक्स एक्सिस पे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज। वाई एक्सिस पे होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। वाई इज सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग, foreign exchange rate, let's say, rises from rupees 60 per dollar to rupees 80 per dollar. Now, what this means, US citizen gets more rupee in exchange for $1. यूएस सिटीजन को इंडिया में $1 देने पे 60 रुपीज मिल रहे थे जब वो कन्वर्ट करवा रहा था, अब $1 देने पे 80 रुपीज मिल रहे हैं। ही इज गेटिंग मोर रूपी इन एक्सचेंज फॉर $1, जिसका मतलब क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ यूएस सिटीजन इन इंडिया राइजेस। परचेजिंग पावर यूएस सिटीजन की इंडिया में बढ़ जाएगी, तो हिज डिमांड फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज राइज। इंडियन गुड्स की डिमांड राइज कर रही है, लेकिन वो यूएस सिटीजन की वजह से कर रही है, इसलिए उसका असर एक्सपोर्ट पे होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा। अगेन फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज कर रहा है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये रीजन फॉर सप्लाई कर्व क्लियर है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट नोट करना था, किसी ने कर लिया? नेक्स्ट इज एक्सचेंज बैंक। ये मैंने आई थिंक एक बैच में करवाया था क्लास 12th में, दूसरे में नहीं करवाया था, और वो एक बैच में भी इसलिए हुआ था क्योंकि कोई क्वेश्चन ही ऐसा पूछा था किसी ने। व्हाट इज एक्सचेंज बैंक, व्हाट इज बाइंग रेट, व्हाट इज सेलिंग रेट? जो कुछ भी आप न्यूज़पेपर में देखते हो उसका क्या रेलेवेंस है? एक्सचेंज बैंक पे क्वेश्चन मैं एज्यूम कर रहा हूं वो देंगे, रीजन बीइंग कि अभी रिसेंटली आप शायद न्यूज में देख पा रहे हो, अगर न्यूज नहीं तो इंस्टा के मीम पेजेस भी आजकल करंट अफेयर्स का ही काम करते हैं, कि इंडियन रुपी फेल टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ रुपीज 78.80। ठीक है, आजकल इस तरह की न्यूज बहुत ट्रेंडिंग चल रही है। लास्ट 1 मंथ में ये रिकॉर्ड 3 बार ब्रेक हुआ है कि इंडियन रुपी बहुत ज्यादा गिर गया यूएस के कंपैरिजन में। जब भी ऐसी न्यूज आप देखें, प्लीज मेक श्योर कि उसके बारे में आप कुछ रिलेट कर पाए। और लास्ट 1 मंथ में एक्सचेंज बैंक की फिगर्स थोड़ी सी ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो गई है। क्या होता है एक्सचेंज बैंक, बाइंग रेट और सेलिंग रेट, वो समझेंगे। एक्सचेंज बैंक is a bank involved in exchange of currencies। exchange bank क्या है? It is a bank involved in the exchange of currencies इसी में बाइंग रेट
और सेलिंग रेट क्या होता है? आप न्यूज़पेपर की कभी भी लेफ्ट हैंड साइड कॉलम पे देख लेना, बॉटम लेफ्ट में कहीं दिया होगा सेलिंग रेट और बाइंग रेट। अगर बाइंग रेट दे रखा होता है ₹76 पर डॉलर, तो सेलिंग रेट उसमें गिवन होगा ₹77 पर डॉलर। ये देख के किसी किसी को लग सकता है कि डॉलर खरीदने का रेट सस्ता है, बेचने का रेट ज्यादा है, तो लेट्स मेक अ प्रॉफिट। बट दैट इज नॉट द केस। ये बाइंग रेट और सेलिंग रेट आपके लिए नहीं लिखे जाते। ये बाइंग रेट और सेलिंग रेट लिखे जाते हैं एक्सचेंज बैंक्स के लिए। इनफैक्ट आजकल तो काफी न्यूज़पेपर्स ने ये देना ही बंद कर दिया है, क्योंकि डिजिटलाइज हो गए, सबको पहले से ही पता रहता है। बट व्हाट इज दिस बाइंग रेट? ये वो रेट नहीं है जिसपे आप खरीदते हो, ये वो रेट है जिसपे एक्सचेंज बैंक खरीदता है। सो दिस इज द रेट at which foreign exchange sorry this is the rate at which the exchange bank buys foreign exchange। एक सेकंड। This is the rate at which the exchange bank is buying foreign exchange। selling rate क्या हो जाएगा? selling rate will be the rate at which exchange bank sells foreign exchange। ये वो रेट होगा जिस रेट पे एक्सचेंज बैंक फॉरेन एक्सचेंज सेल कर रहा है। तो अगर मिस्टर ए को यूएस ट्रैवल करना है, तो मिस्टर ए डॉलर को खरीदेगा किस रेट पे? बाइंग सेलिंग रेट पे। मिस्टर ए यूएस गए, वहां पे जाने के लिए उन्होंने डॉलर परचेज किया, लेकिन किस रेट पे किया? सेलिंग रेट पे किया। जस्ट अ मोमेंट। हाँ सॉरी। मिस्टर ए विल बाय डॉलर एट सेलिंग रेट, और जब वो यूएस से वापस आ जाएगा तो बची हुई करेंसी को बेचेगा। ही विल सेल डॉलर एट बाइंग रेट। ये होता है सेलिंग रेट और बाइंग रेट का डिफरेंस। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट सेलिंग रेट बाइंग रेट में?
ठीक है। नेक्स्ट, डू आई नीड टू एक्सप्लेन यू द टर्म्स एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन? अगर नहीं पब्लिक में रिप्लाई दिया जा रहा तो चैट बॉक्स पे लिख दो, मैं बता दूंगा। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में कोई डाउट? एप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का गिरना, डेप्रिसिएशन फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ना। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की गिर गई है लेकिन वैल्यू फॉरेन करेंसी की बढ़ गई है। एप्रिसिएशन हो जाएगा वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की बढ़ गई है लेकिन फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर गई है। बेसिक्स ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन आर क्लियर। एप्रिसिएशन का असर क्या होगा? जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जो सेंट अब्रॉड हैं वो बढ़ गए, लेंडिंग्स अब्रॉड वो बढ़ गया। क्लियर है? डेप्रिसिएशन फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, डिमांड कम हो जाएगा, टूरिज्म गिर जाएगा, इंपोर्ट्स गिर जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड गिर जाएगा। सप्लाई पे आपको पता है क्या इम्पैक्ट होगा। दीपांशी और उसी कोई डाउट इसमें? सर ये आपने सप्लाई क्या लिखा है, ये समझ नहीं आया। सप्लाई कौन से में बेटा? एप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन में? सर दोनों में ये एरो समझ नहीं आई। अच्छा मैं बताता हूँ। एप्रिसिएशन का मतलब क्लियर हुआ? पहले बताओ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रहा है। हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। ठीक है। अब जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो उसका सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? सप्लाई भी कम हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है ना फॉरेन एक्सचेंज रेट में और सप्लाई में। ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ जाएगा अगेन ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशन। तो आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। उद्भव शौर्य कोई डाउट बेटा? भूमिका? नहीं सर। नो सर। भूमिका भी उठी नहीं है मुझे लग रहा है। अस्मिता कोई डाउट? नो सर। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं टू डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तीन मेथड्स हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के। एक सेकंड यार बस।
तीन मेथड्स हैं। एक मिनट यार, वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसको आप अलग अलग नाम से याद करेंगे, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। Flexible exchange rate is also called simply as floating exchange rate system or market exchange rate system। एक है फिक्स्ड और मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग फिक्स्ड बाद में करेंगे, फटाफट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम देख लो। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आपको मैं प्रोसेस तो नहीं समझाऊंगा, बस इतना पता है कि जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर जाएं, वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होगा। ये हो गया इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। क्वेश्चंस कैसे आएंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे? सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी बेस्ड। आपको ये पता है जब फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड कर्व राइटवर्ड जाएगा, जब डिमांड कम हो जाएगा तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड आ जाएगा, जब सप्लाई बढ़ेगा तो सप्लाई राइटवर्ड जाएगा, जब सप्लाई कम होगा तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड हो जाएगा। नथिंग बियॉन्ड दिस आपको पढ़ना है। वो जो 6 मार्कर वाला क्वेश्चन है उसको मत रीड करना शुरू कर देना, उसका कोई फायदा नहीं है। कि कैसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आए, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इतना जरूर पूछ सकते हैं आपसे कि एट OR1 डू वी हैव एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो OR1 पे एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई, आरुषि? Sir, access supply. एक्सेस सप्लाई, करेक्ट। OR2 पे सिमिलरली हमारे पास होगा एक्सेस डिमांड। बस इतना आपको जानना है। पूरा वो 6 नंबर वाला, वो 2 पेज वाला पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछेंगे वो क्वेश्चंस। किस तरह के आएंगे? वही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो अगर आपको याद हो हॉट्स क्वेश्चंस हमने लिखे थे फॉरेन एक्सचेंज के बाद। आपको अलग अलग पॉलिसीज का इम्पैक्ट पता होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, इंडिया बीइंग द हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म, ईरान कुवैत वॉर ऑफ 1990, और मेक इन इंडिया तो आप, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, मेक इन इंडिया वो नहीं होगा। एक और स्कीम थी अभी आई है, जो क्या नाम है, कोई नहीं, पहले ये चार बताओ। ओरिजिनल डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाओ, फिर उसका इम्पैक्ट।
आपको सिर्फ इतना बताना है फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या गिरेगा, जल्दी बताओ। इम्पैक्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ये आंसर ही नहीं कर रहे हो आप लोग यार, सिर्फ दो बच्चों ने आंसर किया है। ओके, आत्मनिर्भर भारत का मोटिव क्या है? मोटिव है टू सब्स्टिट्यूट फॉरेन गुड्स विद इंडियन गुड्स। और इट इज वोकल फॉर लोकल। तो जब मैं फॉरेन गुड्स की डिमांड नहीं करूंगा तो मतलब मैं इंपोर्ट कम कर रहा हूं। इंपोर्ट कम करने का मतलब क्या है? डिमांड जो है वो कम हो रहा है। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये था, ओ आर, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। अब जब डिमांड में कम करूंगा तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल हो जाएगा और इसको कहेंगे एप्रिसिएशन। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप क्लियर है सबको। आत्मनिर्भर भारत, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन इज अगेन फॉर टूरिज्म, कि इंडिया आओ, टूरिज्म एक्सप्लोर करो। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन सप्लाई को बढ़ा देगा, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर जाएगा, करेंसी अप्रिसिएशन। थर्ड इज आल्सो सेम, थर्ड क्वेश्चन सेम है सेकंड के जैसे। दीपांशी समझ आ रहे हैं? तीन क्वेश्चंस आए। हाँ सर। फोर्थ, ईरान कुवैत वॉर ऑफ 1990। ये ईरान कुवैत वॉर से हुआ क्या था? इस वॉर की वजह से इंडिया में जो रेमिटांसेस आते थे वो गिर गए थे। एयरलिफ्ट मूवी जिस पे बेस्ड है, इंडियंस वहां पे ट्रैप हो गए थे, इंडिया में रेमिटांसेस आने बंद हो गए थे। तो जो इंडिया में इनफ्लो था रेमिटांसेस का वो गिर गया था, जो सप्लाई है वो फॉल हो गया था फॉरेन एक्सचेंज का। तो सप्लाई का लेफ्टवर्ड चला गया और फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। ईरान कुवैत वॉर, आई रिपीट, सप्लाई गिर गया फॉरेन एक्सचेंज का एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज हो गया। ठीक है, इस लास्ट वाले पार्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान दो। आपने क्या पढ़ा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने से
सप्लाई कम होता है। आपने अभी तक ये पढ़ा है। जरूरी नहीं कि इनवर्स रिलेशन भी सही हो। जैसे कि इधर देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ, सप्लाई कम हुआ, लेकिन जब पहले सप्लाई कम हुआ तब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। तो जो रिलेशन है वो वाइसे वर्सा में अप्लाई नहीं करता। प्लीज इस बात को एक बार सोच समझ के जरा पढ़ लें इसको। फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरा, सप्लाई गिर गया। फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो असर सप्लाई के ऊपर होगा, वही सेम असर सप्लाई का फॉरेन एक्सचेंज रेट पे नहीं होगा। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर कि जो इनवर्स रिलेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरा, सप्लाई गिर गया, लेकिन अगर पहले सप्लाई गिर जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। आई होप ये वाला चीज क्लियर है। शौर्य, उद्भव, क्लियर है ये बात? हाँ सर। ठीक है, सर इस बात को जरूर ध्यान में रखें। कोई भी क्वेश्चंस करते टाइम आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि with fall in supply what will happen to foreign exchange rate। आपके दिमाग में क्लिक करेगा ये कि भैया फॉरेन एक्सचेंज रेट में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, तो सप्लाई गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी गिर जाना है। बहुत ही अमेजिंग कॉमन एरर है ये, बस यही आपने नहीं करना है। ठीक है, these were a few questions for case studies for flexible exchange rate system। इससे ज्यादा केस स्टडीज भी हैं, बहुत ज्यादा केस स्टडीज हैं, लेकिन आई विल ट्राई कि उसको मैं टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट करूं। अभी के लिए इतना ही। कल वी विल कवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। बीओपी पढ़ के रखिएगा, ठीक है। और शाम को 5 बजे आई शेयर दी लिंक। 5 बजे कंफर्टेबल है सब टेस्ट के लिए? 5 या यस सर। यस सर। 5 बजे होगा या 6 बजे होगा, इन दोनों में से एक टाइम पे होगा, लेट यू नो। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।